Hello students, myself Professor Suresh Asbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are discussing about topic sound. Out of this, qualities of sound that we have to study today. Now, qualities of sound. How we can able to identify the sound that we have to study in this topic. Major qualities of sound that are our interest are, that is pitch, timbre or quality, and loudness. These are the three qualities are there that we have to study there. Okay, साउंड तीन अलग अलग क्वालिटी से पहचाना जाता है. ओके उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. तीन कौन सी क्वांटिटीज है? पिच, टिम्बर या क्वालिटी एंड लाउडनेस. ठीक है, आउट ऑफ दिस वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज अ पिच. तो पिच कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे या पिच किसको बोलते, ये पहले डिस्कस करना है. देखो अभी, pitch of a sound note is the frequency of vibrations of the source and is equal to number of vibrations performed by the source per second. Okay, me simply you can remember this one. Pitch is nothing but the frequency of vibrations. जो साउंड है उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये पिच डिपेंड करता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है. The greater is the frequency, higher is the pitch, and when pitch is higher, the sound is said to be shrill, and notes of lower pitch are flat. Means जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तब हम लोग बोलेंगे उस साउंड का पिच ज्यादा है. ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, देखो क्या बोला है, देखो दैट इज व्हेन पिच इज हायर, हायर पिच की साउंड है उसको हम लोग बोलेंगे श्रील साउंड. एंड जिस साउंड का पिच लोअर है उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैट. ठीक है, मींस हायर फ्रीक्वेंसी को श्रील साउंड बोलेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी को फ्लैट साउंड बोलेंगे हम लोग. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है. A high pitch sound need not be louder. हाई पिच या ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब वो लाउड है, बड़ा आवाज है, ऐसे नहीं है. ओके, ये अच्छे से याद रखना है. फ्रीक्वेंसी डज नॉट रिप्रेजेंट इट इज अ लाउडर. हाई पिच साउंड नीड नॉट बी लाउडर देयर. ओके, नाउ tones of guitar are sharper than that of a bass guitar. Sound of tabla is sharper than of a daga. These are the instruments are there. Tabla, daga, guitar, bass guitar. These are the instruments are there. And उनके बारे में आप लोगों को ये बताया है. Sound of tabla is sharper than that of a daga. Means उसका frequency ज्यादा है, ऐसे हम लोगों को बोला. ठीक है, in general female sound is sharper than that of a male sound. Means फीमेल साउंड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, मींस फीमेल साउंड श्रील होता है. ठीक है, एंड मेल साउंड फ्लैट होता है जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है. गॉट इट? ये हमको याद रखना है. इन जनरल फीमेल साउंड इज शार्पर बोलो या श्रील बोल सकते हो आप लोग, देन दैट ऑफ अ मेल साउंड और दैट इज अ फ्लैट साउंड इज देयर. गॉट इट? नाउ फॉर अ साउंड एम्पलीफायर, जब भी हम लोग साउंड एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करते हैं या इक्विलाइजर के बारे में डिस्कस करते हैं तो क्या है, देखो व्हेन वी रेज द ट्रेबल नॉब और ट्रेबल बटन, हाई फ्रीक्वेंसीज आर बूस्टेड. ट्रेबल है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हायर है, कहां पे? इक्विलाइजर में. एंड इफ वी रेज बास नॉब, लो फ्रीक्वेंसीज आर बूस्टेड. ओके, मींस बास मतलब क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसीज. ट्रेबल मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसीज.
मीन्स हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये इक्विलाइजर इंडिकेट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी, ट्रबल, बास या ट्रबल, क्या इंक्रीज करना है। गॉट इट। तो ये है पिच के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट इज क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। क्वालिटी और टिम्बर, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। तो अब देखो क्वालिटी और टिम्बर क्या है वो हमको डिस्कस करना है। तो क्या आएगा देखो, the characteristics of sound which differentiate two sound of same pitch and same loudness one from the other is called quality or timbre। मतलब अब यहां पे ट्विस्ट क्या है देखो, यदि हम लोगों के पास सेम पिच है, ओके, सेम लाउडनेस है, अब लाउडनेस हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तभी भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अलग अलग साउंड है। उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ क्वालिटी और टिम्बर। गॉट इट। नाउ अब देखो, सेम सॉन्ग प्लेड ऑन अ गिटार, अ वायलिन, अ हारमोनियम और अ पियानो feel significantly different and we can easily identify that instrument। ओके, एक ही सॉन्ग में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, तभी भी हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का आवाज पहचान पाते, उसको डिफरेंशिएट कर पाते। ओके, एक सॉन्ग है इसका मतलब क्या हुआ, उसका फ्रीक्वेंसी या पिच सेम हुआ, ओके, इंटेंसिटी लाउडनेस सेम हुआ, फिर भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हो, यही इंस्ट्रूमेंट्स के जगह पे आप लोग डुएट सॉन्ग कंसीडर कर सकते हो। एक ही सॉन्ग दैट इज अ डुएट सॉन्ग है, दो अलग अलग सिंगर ने गाया है, फिर भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पहला आवाज इसका है, इस गायक का है, इस सिंगर का है, और दूसरा आवाज इस सिंगर का है। मीन्स वी कैन एबल टू डिफरेंशिएट देम डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर ऑफ साउंड। ओके, सच साउंड्स मतलब ये जो मिक्सिंग किया हम लोगों ने साउंड, उसके लिए क्या है देखो, सच साउंड्स हैव सेम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पिच सेम है इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम आने वाली है, बट द नंबर ऑफ ओवरटोन्स एंड देयर रिलेटिव इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। मींस क्या डिफरेंस है यहाँ पे, ओवरटोन्स एंड रिलेटिव इंटेंसिटीज आर डिफरेंट देयर। Now, if larger number of harmonics are present in a note, then higher is the quality or timbre of musical sound। ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन। मींस एक ही टोन नोट में यदि नंबर ऑफ रिपीटेशंस ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ हाई क्वालिटी साउंड या हाई म्यूजिकल साउंड देयर। ओके, दैट इज द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। Even our own sound quality during morning, means after we get up there, and in the evening there is different। मीन्स क्या होता है, सुबह हम लोगों का आवाज, और बाद में हम फ्रेश होने के बाद या इवनिंग में आवाज हम लोगों का डिफरेंट आता है। हम लोगों को सामने वाला तुरंत पहचान लेता है। यदि मान लो कि हम लोगों ने फोन किया है, ओके, और सामने वाला तुरंत पहचान पाता है कि अरे अभी सो के उठा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको कैसे पता चलता है कि आप अभी सो के उठे हो फोन पे करने के बाद, क्योंकि हमारे साउंड क्वालिटी में डिफरेंस आता है। ओके, इवन हम लोग बीमार पड़ते हैं, हम लोगों को सर्दी खांसी होती है, तो खांसी तो हम लोगों को समझ में आती है, लेकिन सर्दी वाला आवाज जो है वो भी हम लोग तुरंत पहचान पाता है सामने वाला कि उसको कुछ तो तकलीफ है। ओके, दैट इज नथिंग बट द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड, दैट यू हैव टू रिमेंबर देयर। ठीक है, ये सेकंड टर्म, सेकंड क्वांटिटी हो गया। Now we'll go to the next quantity, next quality, that is a loudness of sound। तो अभी तक हम लोगों के हिसाब से क्या है, साउंड की दो ही क्वालिटी थी। ठीक है, मतलब छोटा साउंड और बड़ा साउंड, इतना ही हम लोगों को मालूम था। आज हम लोगों को पता चल रहा है कि पिच क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है और टिम्बर क्या होता है। अब उसके साथ में आता है जो नॉन क्वांटिटी है, लाउडनेस। अब लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड है वो देखो, इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज measurable quantity which is proportional to the square of the amplitude and is measured in the SI unit of watt per meter square।
इंटेंसिटी ऑफ अ वेव, दैट इज नथिंग बट द लाउडनेस। ओके, ये हम लोगों को डिस्कस करना है इंटेंसिटी। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर लिखा हम लोगों ने, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये लाउडनेस इंटेंसिटी है। अब इंटेंसिटी के ऊपर हम लोग लाउडनेस कंसीडर करेंगे। रिमेंबर दिस वन, इंटेंसिटी एंड लाउडनेस आर, दीज आर द टू डिफरेंट क्वांटिटीज आर देयर। लाउडनेस इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड होता है। ये तीनों अलग क्वांटिटी है, लाउडनेस, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस निकालने के लिए हम लोगों को एम्पलीट्यूड मालूम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड के बाद हम लोगों को इंटेंसिटी मिलेगा, इंटेंसिटी के बाद लाउडनेस मिलने वाला है। Got it? Now we will go to the next point. देखो क्या है, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज लाउडनेस। अभी हम लोगों को, अभी तक हम लोगों को क्या लगता था, ये हम लोगों ने बोला है। मींस हम लोग क्या सोचते हैं, इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी बढ़ गया मतलब लाउडनेस बढ़ गया। गॉट इट? ऑब्वियसली इफ इंटेंसिटी इज मोर, लाउडनेस इज मोर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो अभी यहां पे हम लोग लाउडनेस इंटेंसिटी से मेजर करते हैं। तो इफ इंटेंसिटी इज मोर, लाउडनेस इज मोर। जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, उनके बारे में हम लोगों को, या उनका रिलेशन हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। नाउ द ह्यूमन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी इज नॉट linear. That is, a sound of double intensity is louder but not doubly loud. अब देखो ट्विस्ट क्या आया। अभी हम लोगों ने क्या बोला था, यहां पे क्या बोला, इंटेंसिटी इज मोर, लाउडनेस इज मोर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्या आता है, अ साउंड ऑफ डबल इंटेंसिटी इज लाउडर बट नॉट डबली लाउड। पहले से डबल लाउड नहीं है। ओके, डबल लाउड इसका मतलब क्या, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया कितना लाउड है, कम लाउड है या ज्यादा लाउड है। ओके, लेकिन डबल नहीं है, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया। ये इतना हम लोगों को यहाँ पे ये सेंटेंस मीनिंग करता है। ओके, इसका मतलब कम है ऐसे नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो अभी हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखो, दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। मतलब ये जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया, ये साउंड के लिए है, वैसे ही लाइट के ब्राइटनेस के लिए है। बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऐसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो ब्राइटनेस ऑफ लाइट, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके, इन बोथ केसेस द रिस्पॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली लोगैरिथमिक। ये आप लोगों को टर्म अच्छे से याद रखना है। इट इज नॉट लीनियर, it is a logarithmic function. Loudness is nothing but the logarithmic function of intensity there. तो अब क्या इक्वेशन आता है वो देखो, loudness of a sound of intensity I measured in the unit bell, bell is nothing but the unit of intensity there, is given by, तो loudness किस फॉर्मूले से हम लोगों को मिलता है, देखो loudness in bell is equal to log to the base 10 in bracket I upon I0। ये है फॉर्मूला लाउडनेस निकालने के लिए। लाउडनेस इन बेल इज इक्वल टू log 10 log to the base 10 I upon I0। Here I0 क्या है, देखो I0 is the least audible intensity, जो हम लोग कम से कम इंटेंसिटी कितना सुन सकते हैं, दैट इज 10⁻⁻12 वैट पर मीटर स्क्वायर। इतना इंटेंसिटी हम लोग कम से कम सुन सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज I0 द लीस्ट ऑडिएबल इंटेंसिटी। एंड इसके प्रोपोर्शन के हिसाब से हम लोग बाकी के इंटेंसिटी मेजर करने वाली है। ठीक है, तो ये याद रखो, दैट इज लाउडनेस, दैट इज डिनोटेड बाय लेटर L इन टर्म्स ऑफ अ बेल। अब पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर लाउडनेस इज डेसिबल। हम लोग नॉर्मली लाउडनेस किस में मेजर करते हैं, दैट इज अ डेसिबल। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, एट द टाइम ऑफ मेनी फंक्शंस आर देयर। फंक्शन के टाइम वहां का जो आवाज है उसका इंटेंसिटी इतना डेसिबल तक होना चाहिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट इतना हम लोगों को इतना डेसिमल तक बोलता है कि इतने डेसिमल तक ही आवाज होना चाहिए। ओके, गणपति फेस्टिवल है या गरबा है, उस वक्त का
और वहां पे हम लोगों को कुछ लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस है कि हम लोगों का साउंड का इंटेंसिटी यहां तक होना चाहिए, गॉट इट। लेकिन वो कितना होता है, क्या होता है, या कितनी ऑडिएबल डेसिबल क्वांटिटीज है, या आप लोगों ने 10th में ऑलरेडी स्टडी की है, ठीक है, कितना ऑडिएबल डेसिबल, ऑडिएबल लिमिट है, रेंज है, ठीक है। तो अब देखो डेसिबल का यूनिट 1 डेसिबल इज इक्वल टू 0.1 बेल, देयरफॉर 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स। दैट टर्म यू हैव टू रिमेंबर देयर, 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल्स। लेकिन यदि हम लोग ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोगों का इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो, loudness in decibel that is equal to 10 times loudness in bell, that is equal to 10 log to the base 10 I upon I0। तो ये जो इक्वेशन है यहां पे, इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो हम लोगों को क्वांटिटी आने वाला है इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स, ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों को वही यूनिट, वही टर्म हम लोगों को क्या कैसे मिल रहा है, देखो, now for sound of least audible intensity I0, यदि हम लोगों ने least audible intensity I0 के लिए लाउडनेस निकाला तो कितना आ रहा है, देखो, L डेसिबल इज इक्वल टू 10 log to the base 10 I0 अपॉन I0। तो I के जगह पे I0 सब्स्टिट्यूट किया है, इंटेंसिटी I के जगह पे। इन प्रीवियस स्लाइड वी आर टेकन दिस फॉर्मूला 10 log base 2 and 10, here it is I upon I0, ठीक है। तो I के जगह पे I0 सब्स्टिट्यूट किया, I0 गेट्स कैंसल, log 10 log 10 to the base 1, okay, but the value for this, that is a 0, log 1 to the base 10 is equal to 0, that's why this 10 into 0 that becomes 0 there। तो when we are studying about log, जब हम लोग स्टडी करेंगे तब आप लोगों को ये पता चलेगा, लोगारिथम एक टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा ज्यादा से। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों को याद रखना है log 10, सॉरी log 1 टू द बेस 10 दैट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ये पूरा वैल्यू 0 हुआ, ठीक है। 10 into 0, that is 0 there। अब ये जनरल फॉर्मूला हुआ, मतलब लिस्ट ऑडिएबल इंटेंसिटी पे लाउडनेस कितना है, 0 है, सबसे कम लाउडनेस 0 हुआ, कब, व्हेन इट इज एट I0, I0 पे हम लोगों को सबसे कम लाउडनेस मिल रहा है, दैट इज 0। अब इससे हम लोगों को इंक्रीज करते, तो इंक्रीज करने के बाद क्या, देखो, दिस करस्पॉन्ड्स टू थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। अभी इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो साउंड है इसको हम लोग बोलेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, मींस यहां से आगे हम लोग सुन सकते हैं, इसके नीचे हम लोग कुछ भी नहीं सुन सकते। नाउ फॉर साउंड ऑफ 10 डेसिबल, मतलब क्या है, यदि ये L डेसिबल के जगह पे मैंने अभी 10 सब्स्टिट्यूट किया, तो अब इंटेंसिटी कितनी आती है, वो देखो, 10 डेसिबल यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, L डेसिबल के जगह पे 10 सब्स्टिट्यूट किया, ये 10 log बेस 10 I0 के जगह पे I अपॉन I0, ये अभी I का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, कितनी आने वाली है, ठीक है। तो ये 10 10 कट हो गया, तो I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10⁻1, गॉट इट। I अपॉन I0, ये लॉग का क्वांटिटी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये यहाँ पे फैक्टर हम लोगों को मिला, तो ये लॉग, ये 10 10 कट होने के बाद यहाँ पे 1 आता है, ये लॉग इधर से इधर आता है, तो वो यहाँ का जो बेस है उसका पावर बन जाता है, मीन्स I अपॉन I0 इज इक्वल टू 10⁻, यहाँ का जो भी नंबर है वो उसका पावर होगा, गॉट इट। मीन्स इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 10⁻1, देयरफॉर I इज इक्वल टू 10 I0, मतलब 10 डेसिबल के लिए इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ गया, 10 डेसिबल था इसलिए इंटेंसिटी कितना हुआ, 10 टाइम्स। अब देखो, यदि मैंने 10 डेसिबल के जगह पे 20 डेसिबल लिया, अब इसके हिसाब से हम लोगों को 10 के जगह पे 10 ही मिलना, 20 मिलना चाहिए था फॉर साउंड ऑफ 20 डेसिबल। क्या है, देखो, ये L डेसिबल के जगह पे 20 सब्स्टिट्यूट किया, ये 10 एज इट इज, log 10 यहाँ पे I अपॉन I0, ये टर्म एज इट इज, ये 10 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोगों ने यदि कंसिडर किया
तो ये लॉग इधर से इधर गया तो कितना आने वाला है, ये 10 का पावर इधर का नंबर, यहाँ पे 10 कट होने के बाद 1 आ रहा था इसलिए 10⁻1 था, यहाँ पे 10 कट होने के बाद यहाँ पे 2 बचता है इसलिए 10⁻2 आ रहा है। मतलब I इज इक्वल टू क्या हुआ, 10⁻2 टाइम्स I0। मतलब साउंड 10 डेसिबल था, इंटेंसिटी 10 टाइम्स था, लेकिन साउंड 20 डेसिबल हो गया, इंटेंसिटी 20 नहीं है, यहाँ पे 100 हो गया। ओके मतलब इंटेंसिटी कैसे बढ़ रहा है, 10 के पावर में बढ़ रहा है। गॉट इट? मतलब 10 के जगह पे यहाँ पे डबल हुआ इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे अभी लाउडनेस यहाँ पे डबल हुआ, इंटेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ गया, इट इज कितने टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ गया। यहाँ पे 10 था तो यहाँ पे 100 हो गया, 10 इसका 10 टाइम्स बढ़ गया, यहाँ पे डबल हुआ तो यहाँ पे 10 टाइम्स बढ़ गया। गॉट इट? इसीलिए प्रीवियस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या बोला था, इंटेंसिटी डबल हुआ तो लाउडनेस डबल होता ही, ऐसे जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे लाउडनेस डबल हुआ है, इंटेंसिटी यहाँ पे कितना हुआ, 10 टाइम्स बढ़ गया। ओके लाउडनेस डबल से कम हुआ। ठीक है, तो यदि इंटेंसिटी डबल होता है तो यहाँ पे लाउडनेस कम होने वाला है। गॉट इट? ये डबल है इसलिए यहाँ पे 5 टाइम्स बढ़ गया था। ओके जरूरी नहीं 5 टाइम्स, ये 10 के पावर में बढ़ता है। ओके जरूरी नहीं 10, ये इसलिए बोला है क्योंकि अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, यदि नेक्स्ट आप लोग ऑब्जर्व करते, हेंस loudness of 20 decibel sound is felt double that of 10 decibel, but its intensity is 10 times that of a 10 decibel sound। इंटेंसिटी कितना, 10 डेसिमल टाइम्स, ये 10 टाइम्स बढ़ गया। अब देखो यदि मैंने 20 के जगह पे 40 लिया होता, 20 की जगह पे 40 लिया होता तो ये 4 कट होता, ये 10⁻4 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कितना आता, 10⁻4। अब देखो नाउ वी फील 40 डेसिबल साउंड ट्वाइस एज लाउड एज 20 डेसिबल साउंड, बट इट्स इंटेंसिटी इज 100 टाइम्स एज दैट ऑफ 20 डेसिमल टाइम्स। मतलब यहाँ पे 20 का और 40 का रिलेशन क्या हुआ, 2 टाइम्स, लेकिन इंटेंसिटी का रिलेशन क्या आया, ये 100 टाइम्स। यहाँ पे 10 और 20 कितना था, डबल था, लेकिन यहाँ पे ये 10 टाइम्स बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 1000 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, दैट इज सॉरी 10,000 टाइम्स बढ़ गया। गॉट इट? नाउ तो ये अच्छे से हम लोगों को याद रखना है कि कौन सी क्वांटिटीज कैसी आती है। दिस इज द पावर ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन। ये लोगैरिथमिक फंक्शन की वजह से इतना पावर चेंज हो रहा है, ये आप लोगों को याद रखना है। गॉट इट? मीन्स वहां पे कुछ सडन पर्टिकुलर रिलेशन नहीं है। गॉट इट? 10 टाइम्स बढ़ गया या 100 टाइम्स बढ़ गया, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये लोगैरिथमिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। मीन्स लाउडनेस डबल हुआ, इंटेंसिटी डबल होगा ही नहीं। ओके ये जरूरी नहीं है इंटेंसिटी डबल होगा, इंटेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ेगा ये भी नहीं है। ये यहाँ पे 10 टाइम्स बढ़ा था इसलिए हर बार 10 टाइम्स बढ़ेगा, इसे नहीं है। ये इधर का एग्जांपल देखो 40 और 20 में यहाँ पे भी डबल हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितने टाइम्स बढ़ गया, 100 टाइम्स। और 10,000 टाइम्स किसका, ये 10 डेसिबल का। 10 डेसिबल और 40 डेसिबल कितना इंटेंसिटी में डिफरेंस आया, 10,000 टाइम्स, 10⁻4 आने वाला यहाँ पे, 10,000 टाइम्स दैट ऑफ द 10 डेसिबल साउंड। ये टर्म अच्छे से याद रखना है, समझना है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये लोगैरिथमिक फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। ये लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए आप लोगों को ये फैक्टर या लॉग अच्छे से समझना होगा। ठीक है, वो जब भी हम लोग लॉग पढ़ेंगे उस वक्त आप लोगों को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Now we will discuss about next point, that is a Doppler's effect। अब देखो Doppler's effect क्या है, ये हम लोगों को पहले डिस्कस करना है। मींस when source and sound, अब देखो यहाँ पे सोर्स मतलब किस, अब लोग समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज यू आर ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म and the train is approaching towards us and the horn of the train is ringing continuously। ओके तो हॉर्न कंटिन्यूअसली बज रहा है। ठीक है, फास्ट ट्रेन है ऐसे मान लो, एंड इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इस। तो जैसे जैसे ट्रेन नजदीक आ रही है वैसे वैसे क्या होगा, साउंड का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा।
Got it? And as the train recedes away, at that time what happens? वैसे वैसे साउंड का इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाएगा. Got it? अब इसमें एक्चुअल इज देयर इज अ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. मोटरमैन के लिए क्या है देखो, पहले भी आते समय और ट्रेन निकल जाने के बाद मोटरमैन के लिए क्या है, साउंड उतना ही था. लेकिन हम लोगों को क्यों फील हुआ? बिकॉज ट्रेन इज इन मोशन. तो ये जो इफेक्ट है ये डॉपलर ने हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन के टाइम टर्म्स में एक्सप्लेन किया. इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट. सिंपल टर्म था लेकिन उसने उसको फॉर्मूले में डाला है, इसलिए वो डॉपलर्स इफेक्ट हुआ. ओके, तो अब देखो क्या है. When a source of sound and a listener are in motion relative to each other, the frequency of sound heard by listener is not the same as the frequency emitted by the source. ये दोनों सेम नहीं होते. ठीक है, अलग अलग हम लोगों को लगता है. कब? When there is a relative motion. Relative इसका मतलब क्या है? दोनों में से एक कम से कम मूव होना चाहिए. यदि दोनों में से एक मूव होता है तभी हम लोगों को ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा. ठीक है, अदरवाइज वी कैन नॉट एबल टू फील दैट पर्टिकुलर चेंज. ठीक है, इसलिए Doppler's effect is the apparent change in frequency of sound due to relative motion between the source and listener. ठीक है, ये apparent change है, actual change नहीं है. Apparent change in frequency of sound due to relative motion between the source and a listener. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. तो इसके हिसाब से रिलेटिव मोशन के हिसाब से वहां पे 6 से 8 अलग अलग कंडीशंस हो जाती है. ओके, नाउ डॉपलर्स इफेक्ट इज अ वेव फिनोमिनन. तो इट होल्ड्स फॉर साउंड वेव्स एंड also for electromagnetic waves. Sorry. तो डॉपलर्स इफेक्ट किसके लिए है? दैट इज फॉर साउंड वेव्स एज वेल एज फॉर द लाइट वेव्स आर देयर. ठीक है, और ये रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो अब यहाँ पे हम लोगों को इस टॉपिक में हम लोगों को डिस्कस करना है, दैट इज डॉपलर्स इफेक्ट फॉर साउंड ओनली. सिर्फ साउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. Okay, when that is in 12th standard we will discuss about that is the Doppler's effect in electromagnetic waves. क्या चेंज है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिलहाल हम लोग पहले डिस्कस करते दैट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ साउंड देयर. तो पहला एग्जांपल है सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर. सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर. समझने के लिए आप लोग लिसनर हो जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सोर्स मतलब ट्रेन है. ठीक है, एंड ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम अस. हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े थे. ठीक है, और एक ही जगह पे खड़े, कुछ भी हम लोग इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहे, और ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो रही है. और वो कैसी मूव हो रही है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस. ठीक है, एक ही एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट इज अवे फ्रॉम अस. तो इस कंडीशन के लिए अभी क्या देखना है, देखो. कंसीडर अ सोर्स ऑफ साउंड एस मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, दैट इज एल. एल इज नथिंग बट द लिसनर, एस इज नथिंग बट द सोर्स. अब with velocity vs, vs that is nothing but the velocity of the source. मतलब ट्रेन का वेलोसिटी समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, ये ट्रेन का वेलोसिटी vs. स्पीड ऑफ साउंड वेव्स विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इज v. तो साउंड का वेलोसिटी v है which is always positive. ये हर बार पॉजिटिव ही रहेगा. ठीक है, now suppose the listener uses a detector for counting each wave crust that reaches it. अभी हम लोगों के पास एक डिटेक्टर है, वो ट्रेन से निकलने वाला हर एक साउंड का क्रस्ट है वो डिटेक्ट करेगा. ठीक है, अब देखो समझने के लिए एक डायग्राम हम लोग कंसीडर करते हैं. ये हम लोगों के लिए एक डायग्राम है, या आप लोग समझने के लिए बोलोगे ये रेलवे प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, नाउ एल इस पोजीशन पे हम लोग है, दैट इज द लिसनर. और इस पोजीशन पे ट्रेन है, दैट इज S1 पोजीशन पे ट्रेन है. तो इसका एक्सप्लेनेशन देखो. इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, जब भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज t इज इक्वल टू 0, सोर्स व्हिच इज एट पॉइंट S1 emits a crust
व्हेन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द लिसनर। तो लिसनर से कितना डिस्टेंस है, d डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब यहां से ये पहला क्रस्ट इमिट करेगा। ओके, पहली बार ये हॉर्न बजेगा, इसे मान लो ये कंटिन्यूअसली हॉर्न बजने वाला है, या वो लाइट वेव्स इमिट करने वाला है। तो यहां से ये वेव यहां तक पहुंचने वाली है। गॉट इट? ये कितना डिस्टेंस है, d है। साउंड का वेलोसिटी कितना है, v है। मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगेगा, दैट इज t1 है, इसे मान लो। ठीक है, ये यहां से यहां तक, तभी तो इसको सुनाई देगा। ये साउंड यहां पे बजा तो हम लोगों को यहां पे सुनने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, दैट टाइम दैट वी हैव टू कंसीडर देयर। अब देखो, दिस क्रस्ट रीचेस द लिसनर एट टाइम t1 एंड t1 इज इक्वल टू d अपॉन v। जनरल फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या आया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तब हम लोगों को यहाँ पे पहला क्रस्ट सुनाई देगा, कब, ये यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे था तब। अब ये यहां से इधर मूव हो रहा है, ये मूव होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कंसीडर किया है क्या, सोर्स इज मूविंग अवे, तो लिसनर यहाँ पे, लिसनर से ये अवे जाने वाला है। ठीक है, विथ वेलोसिटी vs। अब देखो, लेट t0 बी द टाइम पीरियड एट व्हिच द वेव्स आर इमिटेड। ये जो साउंड बजने वाला है उसका टाइम पीरियड कितना है, t0 है। t0 टाइम के बाद हर बार ये एक वेव इमिट करने वाला है, t0 टाइम के बाद एक वेव इमिट करने वाला है, ये याद रखो, हर बार। ठीक है, नाउ दस एट t इज इक्वल टू t0, मतलब इतना टाइम होने के बाद क्या होने वाला है, द सोर्स मूव्स अ डिस्टेंस vs इंटू t0। अब उस वक्त ये सोर्स मूविंग हो रहा है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ये यहां से इधर आगे जाने वाला है। t0 टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां पे हम लोगों ने बोला है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आने वाला है, वेलोसिटी इनटू टाइम। मींस सोर्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, vs इंटू t0। यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, यहाँ पे कौन ट्रेवल हो रहा है, सोर्स, इसलिए vs इंटू t0। हम लोग t0 टाइम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो टाइम पीरियड है। ठीक है, vs इंटू t0, मतलब ये vs इंटू t0 टाइम यहाँ पे ऐड गया तो ये कहां तक पहुंचेगा, s2 तक, s1 से s2 पे पहुंचेगा। गॉट इट? यहां से यहां तक सिर्फ एक ही साउंड आया था, s1 पे पहला साउंड, अभी s2 पे जाने के बाद दूसरा साउंड जनरेट होने वाला है। ओके, अब देखो, एंड रीचेस द पॉइंट s2, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, यहां पे पहुंचने वाला है। अब यहां पे पहुंचने के बाद वो फिर से साउंड इमिट करेगा, वो यहां से यहां तक पहुंचना है। ठीक है, गॉट इट? मींस अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है। अब डिस्टेंस ऑफ S2 फ्रॉम द लिसनर इज, S2 का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हो गया vs इंटू t0, और ये d, ये दोनों मिलकर यहां पे आ गया d प्लस vs इंटू t0। गॉट इट? when at S2 the source emits second crust, यहां पे सेकेंड क्रस्ट फिर से इमिट हुआ। गॉट इट? मतलब यहां पे साउंड पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, दिस क्रस्ट रीचेस द लिसनर एट, कब पहुंचेगा। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या कितना टाइम लगा था, कैपिटल T0 और ये टाइम, ये दोनों ऐड होने वाला है, तो हम लोगों को मिलेगा T2 इज इक्वल टू ये T0, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम, और फिर से यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम, ये दूसरा क्रस्ट पहुंचने के लिए टाइम है। देखो कितना आया, देखो स्मॉल t2 इज इक्वल टू T0, S1 से S2 के जाने के लिए T0, और बाद में यहां से यहां तक डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। गॉट इट? ये साउंड इमिट किया, ये साउंड जाने वाला इधर से इधर तक, इसलिए ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब ये टाइम हुआ यहां से यहां तक जाने के लिए। गॉट इट? मतलब सेकंड टाइम कितना, यहां पे t1 था, L2 S1 T1 था, S1 to S2 T0, T0 प्लस दिस टाइम दैट इज T2। गॉट इट? समझ में आ रहा है ये? तो हम लोगों को ये अच्छे से समझना है कि क्या करना है या कैसे टर्म्स है। अब देखो
अब सोर्स यहां से ऐसे आगे जाने वाला है, मान लो कि ये इस पोजीशन पे पहुंचा, ये हो गए होने वाला है S3। ठीक है, अब देखो ये जैसे हम लोगों ने बोला था यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम t0 था, अब यहां से यहां तक जाने के लिए भी टाइम t0 है, ये टाइम है vs, ये डिस्टेंस vs इंटू t0, क्योंकि टाइम उतना ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये मैंने एक्सटेंड जानबूझ के किया है। ओके, ये समझना, ये यहां तक पहुंचा, गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये S1 से S2 के लिए जाने के लिए T2 मिला था, अब देखो S2 के लिए जाने के लिए ये जनरल फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे T2 है, अब देखो ये 2 है, इसलिए T0 का यहाँ का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, ये 1 आया, गॉट इट, ये 2 है इसलिए 1 1 आया। अब यहाँ पे ये S1 से S3 पे जाएगा, ये 3 होने वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये 3 इससे कम कम करना है, ये 2 के जगह पे 3 आया, तो यहाँ पे 1 के जगह पे क्या है, एक बढ़ने वाला है 2, यहाँ पे एक बढ़ने वाला है 2, मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन क्या आने वाला है, T3 इज इक्वल टू 2T0 प्लस D प्लस VS इंटू 2T0 अपॉन V, ये फॉर्मूला होने वाला है। यदि ये वेव यहां से और आगे गया उतने ही टाइम में, इसके लिए भी टाइम T0 ही है, क्योंकि टाइम पीरियड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, यहां पे आने वाला है S4, अब ये 4 है इसलिए यहां पे 4 आया, तो ये 3 होने वाला है, ये 3 होने वाला है, गॉट इट, ये समझ में आ रहा है, मतलब ये एक एक कम होते जा रहा है। इन जनरल यदि हम लोगों ने कंसिडर किया, अब इन जनरल जैसे मैंने अभी लिखा था सब, अब इन जनरल मुझे कंसिडर करना है, ये 2 के जगह पे मुझे P चाहिए, या P+1 लिया मैंने, ठीक है, ये कहां पे आने वाला है, ये इधर P+1, तो यहां पे कितना टर्म आने वाला है, P इंटू T0, अब यहां पे भी चेंज होने वाला है, ये भी टर्म कितना आने वाला है, इट इज P इंटू T0, सिर्फ इतना चेंज होने वाला है, कब, जैसे जैसे वेव यहां से आगे, यहां से आगे ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, कहां पे, P+1 के जगह पे गया, तो कितना आने वाला है वो देखना है हम लोगों को, जब ए S3 ए S4 है, ठीक है। अब क्या इक्वेशन आता है वो देखना है आप लोगों को भी। तब देखो क्या इक्वेशन आने वाला है, अब वैसे ही हम लोग गए, तो अभी सिमिलरली एट टाइम P T0, मतलब यहां से यहां पे ये T1 T0 1T0 2T0 3T0 4T0, और यहाँ पे क्या आया P इंटू T0, SP1 पे P+1 पे, तो ये P T0 टाइम पे क्या होगा, द सोर्स इमिट्स इट्स P+1 crust where P is an integer, P is equal to 1 2 3 and so on, it reaches the listener at time, तो ये जो इक्वेशन था P+1 इज इक्वल टू P T0 प्लस D प्लस P इंटू VS इंटू T0, यहाँ पे P से मल्टीप्लाई होने वाला है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, गॉट इट, तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिला। नाउ हेंस द लिसनर्स डिटेक्टर काउंट्स
पीक क्रस्ट इन द टाइम इंटरवल। तो टी इंटरवल में कितना होने वाला है वो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अभी टी पी प्लस वन माइनस टी वन, दैट इज डिफरेंस हम लोगों को डिस्कस करना है। ये इन दोनों का डिफरेंस क्या आने वाला है, देखो टी पी प्लस वन ये हम लोगों ने लिखा, माइनस टी वन जो हम लोगों को डी अपॉन वी मालूम था, ये हम लोगों ने लिखा है। ये दोनों टर्म्स लिखने के बाद हम लोगों को आंसर क्या मिलने वाला है, देखो hence the period of a wave as recorded by the listener is, that is t is equal to t p plus वन माइनस टी वन अपॉन पी। इसका जो डिफरेंस है जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज द पीरियड ऑफ द वेव। Therefore t is equal to t p plus वन का वैल्यू सब हम लोगों ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हम लोगों को टी पी प्लस वन का वैल्यू है, माइनस टी का वैल्यू है टी वन का, डी अपॉन वी अपॉन पी है, तो ये पी मिला। अब ये v को सेपरेट सेपरेट डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, देखो d अपॉन वी, ये p vs t जीरो अपॉन वी, तो d अपॉन वी कट होने वाला है। अब तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को इक्वेशन मिला t इज इक्वल टू टी जीरो प्लस वी एस इंटू टी जीरो अपॉन वी, ये p कट हो गया, ठीक है। ये d अपॉन वी पहले कट हुआ, उसके बाद ये p कट हुआ, तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिला t इज इक्वल टू टी जीरो प्लस वी एस टी जीरो अपॉन वी। तो ये इक्वेशन क्या आने वाला, देखो ये वी एस, अभी हम लोगों ने इसमें से टी जीरो कॉमन निकाला, t इज इक्वल टू टी जीरो इन ब्रैकेट वन प्लस वी एस अपॉन वी, ये हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के बाद मिला वन प्लस वी एस अपॉन वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आने वाला देखो, ए v प्लस वी एस अपॉन वी, टी इज इक्वल टू टी जीरो वी प्लस वी एस अपॉन वी, ठीक है। तो t क्या था, टाइम पीरियड है, गॉट इट। तो इसको मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, वन अपॉन टी दोनों साइड का हम लोगों ने रेसिप्रोकल ले लिया, तो वन अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन टी जीरो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे आया, तो हम लोगों को मिला क्या है, वन अपॉन टी जीरो वी अपॉन वी प्लस वी एस, गॉट इट। नाउ एज वी आर वेल नोन दैट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन क्या है, हम लोगों को मालूम है क्या है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, गॉट इट। तो हम लोगों को रिलेशन क्या मिला, देखो वन अपॉन टी के जगह पे एन, वन अपॉन टी जीरो के जगह पे एन जीरो, ये v अपॉन v प्लस वी एस एज इट इज, दिस इज नथिंग बट द formula for apparent frequency when source is moving away from the stationary listener, ठीक है, that is n is equal to n0 v upon v plus vs। अब देखो यहां पे चेंज हो सकता है, that is where n is the frequency recorded by the listener there। now the change क्या होने वाला है, देखो if source of sound is moving towards the listener with speed vs, then अब उसके अपोजिट का कंडीशन n is equal to n0 v upon v minus vs, मतलब वो प्रीवियस कंडीशन पे क्या था, यदि आप लोगों ने प्रीवियस ऑब्जर्वेशन प्रीवियस फॉर्मूला ऑब्जर्व किया तो ये v प्लस vs था, यहाँ पे v माइनस है, क्योंकि source of sound is moving towards observer there, source of sound is moving towards the observer, listener there, observer मतलब listener, इसलिए अब इसके जगह पे in general when both the source and listener are in motion we can able to write the formula for observed frequency is n is equal to n0 v plus minus vl upon v minus plus vs, vl velocity of the listener, vs velocity of the source, v velocity of sound, ये तीनों वेलोसिटी हम लोगों को याद रखना है, मींस दोनों भी मोशन में है तो हम लोगों को जनरल फॉर्मूला इसे आएगा, ठीक है। तो टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, उसके हिसाब से प्लस माइनस का साइन का चेंज आएगा, सिर्फ आप लोग एक ही फॉर्मूला याद रख सकते हो। इस साल
के स्टडी के लिए हम लोगों को एक ही फॉर्मूला है, ये जो प्रीवियस डेरिवेशन हम लोगों ने प्रूव किया, दैट इज सोर्स इज मूविंग अवे। सिर्फ एक ही डेरिवेशन है हम लोगों को, इसलिए वही लिया था। ये बाकी के फॉर्मूलेज हम लोगों को नहीं है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड या एंट्रांस एग्जाम के लिए हम लोगों को ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसलिए हम लोगों ने ये स्टडी किया। दैट इज n इज इक्वल टू n0 v प्लस माइनस वी एल अपॉन v माइनस प्लस वी एस। अब इन दोनों इक्वेशन में से, दोनों साइन में से एक ही आएगा, यहां पे इन दोनों साइन में से एक ही आएगा, तो अब एक एक बार, ठीक है। तो वो डिटेल में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये अच्छे से टर्म याद रखना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है वो देखो। तो आज हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ साउंड कंसीडर किया था। कौन सी क्वालिटी? स्पीच, टिम्बर एंड लाउडनेस। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। अच्छे से फिर से एक बार देखो, और उसके बाद हम लोगों को ये डिटेल में स्टडी करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को ये आएगा, दैट इज। थैंक यू।